ठीक है मेरा बेटा, अब हम जो काम स्टार्ट करने लगे ना, अब जो हमने सर्कुलर मोशन अपना पढ़ा है, इसी सर्कुलर मोशन को आगे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कुछ और चीजें उसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है ना, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मेरा प्यारा बच्चा, किस चीज का? टॉर्क का। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट किसका आ रहा है? टॉर्क। अच्छा, अब अगर हम पूछे जाए कि सर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है मेरा बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टॉर्क क्या चीज है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी ताकत जो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट लेकर आए। ठीक है, बॉडी में टर्निंग इफेक्ट लेकर आए, वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाएगा? टॉर्क कहलाएगा। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स थी ना, बॉडी को किस में घुमा रही थी? दायरे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आता है, जो रोटेशन इफेक्ट आता है, उसको बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं? इसको हम कह रहे होते हैं टॉर्क। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अच्छा, अब सर इसको हम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला कैसे डिफाइन करें? बेटे टॉ होता है आर क्रॉस ऑफ एफ। ठीक है मेरा बच्चा, अब सर इसमें आर क्या है और एफ क्या है? चलो बारी बारी में आपको सब चीजें बता दूं, और ये टॉर्क हो गया। ठीक है मेरा बेटा, इसमें आर से अपने पास मुराद होती है पोजीशन वेक्टर। सर ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अभी बता रहे हैं, सब 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 ए टू जेड चीजें आएंगी, टेंशन नहीं। एफ से क्या मुराद है बेटे? एफ से मुराद होती है हमारे पास फोर्स। ठीक है, अच्छा अब जरा समझना यहाँ पे, ये सपोज करो मेरा बच्चा, हमारे पास एक अदद एक्स और वाई एक्सिस का एक ग्राफ है। लेट से ये मेरा बेटा मेरे पास क्या है? दिस इज एन एक्स एक्सिस, और ये मेरा बेटा मेरे पास क्या है? दिस इज अ वाई एक्सिस। एक अपने पास है एक्स एक्सिस और एक मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है मेरा बच्चा, अब मान लो यहाँ कहीं पे हमारे पास जो है ना एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट है, और ये हमारे पास है ओरिजिन। ये हमारे पास है मेरा बच्चा क्या? ओरिजिन। और हमें ओरिजिन से जाना कहाँ है? हमें ओरिजिन से इस पॉइंट ए तक जाना है। तो मेरा बच्चा, अगर आपको ओरिजिन से ए पॉइंट तक जाना है तो अल्टीमेटली होगा क्या? आपको पहले एक्स एक्सिस पे ऐसे कुछ चलना पड़ेगा, कुछ ऐसे चलते हुए आप कहाँ आओगे? एक्स एक्सिस पे आओगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप ऐसे कुछ ना कुछ चलते हुए कहाँ आ जाओगे? कुछ वाई एक्सिस पे चलोगे, और आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाओगे? अपने मतलब के पॉइंट पे पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया? आपने एक्स पे कुछ कदम चले। आपने क्या करा? मिसाल के तौर पे आपने 4 कदम चले एक्स के ऊपर, और आपने 5 कदम कहाँ चले? वाई पे चले, और आप अपनी मंजिल में पहुंच गए। गोया कि आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपने 4 स्टेप्स लिए, 4 स्टेप्स ऑन एक्स एक्सिस। साथ आपने क्या करा मेरा बेटा? फिर आपने क्या करा? आपने फिर लिए 5 स्टेप्स ऑन वाई एक्सिस, और आप ओ से कहां पहुंच गए मेरा बेटा? ए पे पहुंच गए। अब इसी चीज को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 4i कैप प्लस 5j कैप। सर ये आई कैप और जे कैप क्या है मेरा बेटा? दे आर यूनिट वेक्टर्स, दे आर यूनिट वेक्टर्स। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटे? यूनिट वेक्टर से मुराद होती है कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका काम डायरेक्शन डिफाइन करता है, कोई भी ऐसा वेक्टर दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका काम डायरेक्शन डिफाइन करना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो अपने पास क्या है? यूनिट वेक्टर। इसकी खुद की मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1 होती है। इसकी अपनी खुद की पर्सनल या जाती मैग्नीट्यूड कितनी होती है मेरा बच्चा? 1 होती है। ठीक हो गया, इसकी खुद की मैग्नीट्यूड हो गई हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर देखूं ना, जो यहाँ मैंने बनाया है, सॉरी ये समझना जरा बात को, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया ये बेसिकली क्या है? क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरे पास एक कोई भाई साहब है, अगर मेरे पास एक कोई भाई साहब है जो कि ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, मैंने इन ओरिजिन वाले भाई साहब को ये दिया 4i कैप प्लस 5j कैप, यानी कि मैंने इनको कहा 4 स्टेप्स चलो एक्स एक्सिस पे, आई कैप बता रहा है एक्स एक्सिस को। फिर मैंने कहा 5 स्टेप्स चलो वाई एक्सिस पे, यानी कि 4 कदम कहाँ चलो? एक्स पे, 5 कदम कहाँ चलो? वाई पे। तो मुझे बस ये बताओ, क्या जब मैं इस बंदे को ये चीज दूंगा इसके हाथ में, जब मैं इस बंदे को ये बताऊंगा कि भाई तुम 4 कदम चलो एक्स पे, 5 कदम चलो वाई पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये बंदा ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे आ जाएगा, या ओरिजिन से अपने जहां पे जिस फाइनल पॉइंट पे हम लाना चाह रहे हैं उस फाइनल पॉइंट पे आ जाएगा? बोलिए हाँ या ना। भाई हम इसको जहां लाना चाह रहे हैं बंदा आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा ना मेरा बच्चा? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, तुम लोग साथ साथ बताओगे तो मजा आएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये वाला जो वेक्टर होता है ना, ये हमारे पास कहलाता है पोजीशन वेक्टर।
अब क्या होता है सर पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर से मुराद होती है कोई भी ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का रास्ता दिखाया। ये बंदा ओरिजिन पे था, इसको ओरिजिन से ए पे जाना था, इसको रास्ता किसने दिखाया? 4i+5j ने। जैसे ही आपने इसे 4i+5j बताया, इसको समझ में आ गया मुझे वहां तक जाना है। ये होता है मेरा बेटा पोजीशन वेक्टर। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि यार एक पोजीशन वेक्टर है RA, वो आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है 4i, अब समझना जरा, +5j +8k, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यार आपको ये जिस पॉइंट पे भेजना चाह रहे हैं ना, आपको ये किसी पॉइंट ए पे भेजना चाह रहा है। कहां भेजना चाह रहा है? किसी पॉइंट ए पे भेजना चाह रहा है, जहां पे जाने के लिए आपको एक्स पे 4 कदम चलने पड़ेंगे, वाई पे 5 कदम चलने पड़ेंगे और जेड पे 8 कदम चलने पड़ेंगे, तब जाके आप कहां पहुंचोगे मेरा बेटा? पॉइंट ए पे पहुंचोगे, अदरवाइज आप पॉइंट ए पे नहीं पहुंच सकते। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ सिंगल वेक्टर, a single vector that defines the position of a certain point, that defines the position of a certain point from the origin। कहां से डिफाइन करता है ये भाई साहब? फ्रॉम द ओरिजिन। ये कहलाता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को मेरा बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, R इक्वल्स xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इसका मतलब x स्टेप xi के अलोंग, y स्टेप्स j के अलोंग, z नंबर ऑफ स्टेप्स k के अलोंग। i कैप x के अलोंग की डायरेक्शन है, j कैप y की डायरेक्शन है, k कैप क्या है? z की डायरेक्शन है। चलो कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, जो हम टॉर्क डिस्कस कर रहे थे। टॉर्क क्या था? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फॉर्मूला क्या बन गया भाई? टॉ इक्वल आर क्रॉस ऑफ एफ। अच्छा सर ये क्रॉस क्या होता है? बेटे क्रॉस से मुराद होती है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? क्रॉस से मुराद क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा सर अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मेरा बच्चा आपको याद होगा, आपने बचपन के अंदर जो है ना वो एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते थे, अब जरा समझना यहाँ पे, देखो हमने बचपन के अंदर इस तरह की एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप बेसिकली दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो। आप जब कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर में एक अदद तीसरा भी क्या आ जाए? वेक्टर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को मेरा बच्चा हम क्या नाम देते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट को। कुछ याद आ रहा है सबको? बोलो मेरा बच्चा हाँ या ना। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और आंसर में एक अदद तीसरा भी क्या आता है? वेक्टर आता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है मेरा बच्चा? चलो अच्छा, अब यहां देखो, जब मैं पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं फोर्स वेक्टर के साथ, तो नतीजे में जो टॉर्क आ रहा है ये तो हमें नजर आ ही रहा है। ये टॉर्क भी एक अदद क्या है मेरा बेटा? ये टॉर्क इटसेल्फ एक अदद क्या है? वेक्टर है। एंड दिस वेक्टर इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अच्छा अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि और क्या क्या है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। अभी सब प्रॉपर्टीज बारी बारी हम इसको देखते चलेंगे। ठीक है, देखो एक प्रॉपर्टी ये है जो भी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि जो आपका रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, यानी कि जो आपका सी आंसर है, सी बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का, तो मेरा बेटा सी परपेंडिकुलर होगा ए के और बी के। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप जब कभी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और आपके आंसर में एक तीसरा वेक्टर आता है, तो बेसिकली जिन दो वेक्टर्स को आपने क्रॉस किया है, जैसे आपने ए और बी को क्रॉस किया था, तो ए और बी को क्रॉस करने के नतीजे में जो आंसर आया था, ए और बी को क्रॉस करने के नतीजे में जो आंसर आया था ना सी, ये सी उन दोनों वेक्टर्स के साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के साथ भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अभी आपको इसको करना भी सिखाते हैं कैसे होता है। देखो इधर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सपोज करो मेरा बेटा ये हमारे पास है एक अदद वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए। ये मेरा बेटा मान लीजिए हमारे पास है वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर बी। मुझे मालूम करना है ए क्रॉस ऑफ बी। मुझे क्या मालूम करना है मेरा बेटा? मुझे मालूम करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब देखो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या यूज करते हैं मेरा बेटा? हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या यूज करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, अब राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या होता है? आपका जो सीधा हाथ है
आपने अपने सीधे हाथ को रखना है पहले वेक्टर पे। आपने अपने सीधे हाथ को कहां रखना है? पहले वेक्टर पे। अब देखो मेरा बेटा, इसमें पहला वेक्टर वो है जो पहले लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी में पहले लिखा हुआ है ए। तो आप अपना सीधा हाथ, पहला हाथ रख दोगे, यानी कि सीधा हाथ रखोगे पहले वेक्टर पे। यहां लिख भी देते हैं कि प्लेस राइट हैंड ऑन फर्स्ट वेक्टर। आपने अपना सीधा हाथ कहां रखना है? पहले वेक्टर पे रखना है। किस तरह से? इस तरह से, such that the fingers are pointing in its direction। अब जरा अपना हाथ रखो, सीधा हाथ। आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे ऐसे रखना है कि जो फिंगर्स है ना वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। यानी कि आपने अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर ए पे रखा और आपकी फिंगर्स कहां पॉइंट कर रही हैं? ए की डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही है। अब आपने क्या करना है? दूसरा असूल सिंपल है, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। फिंगर्स शुड बी कर्ल्ड टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल। अब या तो कर्ल हो रही होगी या कर्ल नहीं हो रही होगी। अगर कर्ल नहीं हो रही, हाथ को पलट के रखो, फिर कर्ल हो जाएगी। अगर डायरेक्टली कर्ल हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर्ल हो रही, हाथ को पलट के रखो। इस केस के अंदर आप अपने हाथ को रखोगे ना, तो आपकी जो हाथ की हथेली है, पाम फेस है, वो छत की तरफ खुल रहा होगा। आपके हाथ की हथेली कहां खुल रही होगी? छत की तरफ। फिंगर्स को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ, तो जो थंब है ना वो आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। थंब कहां आ रहा होगा? आउट ऑफ द स्क्रीन। बोलो मेरा बेटा, यहां तक सबके सब आ गए साथ के साथ? अपना सीधा हाथ रखो मेरा बच्चा, अपना सीधा हाथ ए वेक्टर पे रखो। आपकी जहां कहीं पे भी स्क्रीन है ना, मैं बता रहा हूं ना जिस तरह, उस तरह रखो जरा। अपने सीधे हाथ को ए वेक्टर पे रखो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, लिखो जरा। अपने सीधे हाथ को ए वेक्टर पे रखो इस तरह से कि फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आप दो ही तरह से रख सकते हो। या तो आप ऐसे रखोगे कि आपका जो अंगूठा है ना वो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, या ऐसे रखोगे आपका जो अंगूठा है ना वो स्क्रीन के बाहर आ रहा होगा। अगर आपने ऐसे रखा है कि आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आप नोट करोगे, बेसिकली आपने रखना क्या, आपका जो सीधा हाथ है ना उसकी जो फिंगर्स हैं, दे आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आपका जो है, आपका जो, आपने इस तरह अपने सीधा को रखना है कि आपकी फिंगर्स कहां पॉइंट कर रही हो? इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। करके देखो जरा। जब आपकी फिंगर्स, देखो अगर आपने ऐसे रखा है ना कि आपकी फिंगर्स ए के डायरेक्शन में आ रही है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो आपका अंगूठा बाहर आ रहा होगा या आपका अंगूठा अंदर जा रहा होगा। मान लेते हैं आपने ऐसे रखा हुआ है कि आपका अंगूठा अंदर जा रहा है। अगर आपका अंगूठा अंदर जा रहा है, अब अपने हाथ को बंद करो, वहां दूसरा वेक्टर नहीं होगा। वहां देखो दूसरा वेक्टर नहीं है। आपने अपने हाथ को दूसरे वेक्टर की तरफ बंद करना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अपना सीधा हाथ रखो पहले वेक्टर पे। मेरा बच्चा जिस तरह मैं बता रहा हूं ना उस तरह से करो अभी। हाँ, अपना सीधा हाथ रखो मेरा बच्चा पहले वेक्टर पे। ए पे रख लिया सीधा हाथ, यहां यस और नो करते जाओ बस। ठीक है, अपना सीधा हाथ रखो पहले वेक्टर पे, उसके बाद मुझे बताओ। सीधा हाथ पहले वेक्टर पे रख लिया? रख लिया। अब फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करो, और मुझे बताओ थंब कहां आ रहा है? एग्जैक्टली exactly. आपका थंब आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है? थंब स्क्रीन से बाहर आ रहा है? हाँ, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। बस यही तो बता रहा हूं, और मैं क्या फारसी बोल रहा था और क्या बोल रहा था? ठीक है, नहीं बच्चे, अगर आपका थंब स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, तो आपने दूसरा रूल फॉलो नहीं किया। आपने दूसरा रूल फॉलो नहीं किया। दूसरा रूल क्या था
कि आपने दूसरे वेक्टर की तरफ बंद करना है। आपने क्या करना है, आपने दूसरे वेक्टर की तरफ बंद करना है। अगर आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो फिर लाजमी है कि आपने फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ बंद नहीं किया। फिर वही कहानी है, अपना सीधा हाथ रखो। ये जितने बेवकूफों को अभी तक नहीं हो रहा ना, वो अपना उल्टा हाथ रख रहे हैं। ठीक है, ए पर राइट हैंड रखो, ए पर राइट हैंड रखो और फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो। बच्चे कैमरा काम नहीं कर रहा ना, वरना ओपन कर लेता। ठीक है पहले ही कर लेता। अपना सीधा हाथ पहले वेक्टर पे रखो, वेक्टर ए पे। सीधे से असूल है, सीधे हाथ को रखो पहले वेक्टर पे। वैसे जिसका अभी भी क्लियर नहीं हुआ, फिर रिपीट कर रहा हूं। अपने सीधे हाथ को रखो पहले वेक्टर पे और फिंगर्स को दूसरे की तरफ कर्ल करो, तो आपका अंगूठा लाजमी आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा होगा। देखो, अगर आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, दो पॉसिबिलिटीज है। या तो आपने अपना उल्टा हाथ यूज किया है, या आपने अपना हाथ या फिंगर्स को कर्ल दूसरे वेक्टर की तरफ नहीं किया। जी बेटे, अपने सीधे हाथ की फिंगर्स को ए वेक्टर पे रखना है और दूसरे की तरफ कर्ल करना है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा बच्चे सबका? सबका 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 ए टू जेड तमाम लोगों का क्लियर हो गया? अच्छा, अगर क्लियर हो गया ना, अब मुझे बताओ। यहां तो हमें समझ में आ गया, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एक मिनट जरा। बेटे, तुम्हारे पोलियो का मसला है, तुम अपने पोलियो के कतरे पूरे करो। ठीक है, तुम्हारे पोलियो के कतरे कमजोर है। ठीक है, एक क्रॉस भी हमें नजर आ रहा है, एक क्रॉस भी कहाँ है? आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर समझ में आ गया, अब मुझे बताना जरा जल्दी से। जितने लोगों को नहीं भी समझ में आया ना, अब वो जरा इसके ऊपर जो है ना अटेंड करो। अब जरा इसको करो। अब इसमें देखो मेरा बेटा, आपका पहला वेक्टर कौन सा है? इसमें आपका पहला वेक्टर बी वेक्टर। बी वेक्टर पे अपना सीधा हाथ रखो, बी वेक्टर पे रखो अपना सीधा हाथ। इस तरह से रखना है कि जो आपकी फिंगर्स हैं, दे आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अब आप फिंगर्स को करो कर्ल ए की तरफ, बी से ए की तरफ कर्ल करो। कहां कर्ल करना है? ए की तरफ। तो आपका जो अंगूठा है, ये आपकी स्क्रीन के अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका अंगूठा कहां जा रहा है? इनटू द स्क्रीन। बोलो मेरा बच्चा, सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? शुक्रिया मेरा बच्चा। बेहतरीन हो गया, चलो ठीक हो गया। अब जरा आगे देखो मेरा बेटा। अब हमारे पास, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो जरा। अब हमारे पास, अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही, ये जो हमारे पास आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन होता है ना, ये आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन हम लोग इसी तरह से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा? राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं। तो उसी के लिए मैं ये राइट हैंड रूल इतना तफसील से पढ़ा रहा था कि आप क्या करो, अपने सीधे हाथ को पहले वेक्टर पे रखो, देन फिंगर्स को कर्ल करो दूसरे वेक्टर की तरफ। ये दो बड़े सिंपल से असूल है। सीधा हाथ रखा पहले वेक्टर पे और इस तरह से रखना है कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, देन आपने फिंगर्स को कर्ल कर देना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो जो थंब है ना, वो थंब आपका ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। हमेशा राइट हैंड रूल यूज करेंगे, आंखें बंद करके हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ समझते हैं। हमारे पास एक और किताब में इसको किस तरह समझाया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, छुट्टी भी कर लेते हैं, हौसला तो करो जरा। इतनी जल्दी क्या है छुट्टी की? अभी से देखो, अब तुम लोगों से ज्यादा तो टेंशन मुझे होनी चाहिए। मैं सुबह से मतलब शाम 6 बजे ऑफिस से आया था और उसके बाद जो है ना, वो तुम लोगों की क्लास ले रहा हूँ बैठा हुआ। कल सुबह फिर जाना भी है मैंने। ठीक है, टेंशन तो मुझे होनी चाहिए तुमसे ज्यादा। हालांकि मेरी मेरी सिर्फ ख्वाहिश ये है कि मैं कोर्स जो है कोशिश करके 1 महीना पहले कवर कर दूं, ताकि मुझे मतलब प्रैक्टिस कराने का बहुत अच्छे तरीके से टाइम मिल जाए। नहीं तो कोर्स अगर आखिर में खत्म होगा तो वो मेरा नुकसान नहीं है। ना मुझे एमकेट देना है, ना मुझे ई कैट देना है, ना मुझे कंप्यूटर का कोई टेस्ट देना है, ना मुझे कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है। तो मतलब मुझे कहीं का कोई टेस्ट नहीं देना भाई, टेस्ट तुम लोगों ने देना है।
ठीक है। और अगर तुम लोग का देखो कोर्स तो जब बोलोगे तब मुकम्मल होगा। अगर तुम लोग अपना लंबी करते रहोगे तो मेरा क्या जा रहा है, मैं कोर्स को आखिर में खींच के ले जाऊंगा। ठीक है, मतलब बखुदा मुझे उसमें एक आने का फायदा नहीं है, जो पैसे मुझे आखिर में मिलने वही पैसे मुझे अभी मिलने, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे उससे। तो मैं चाह रहा ये था कि मैंने जो अपना प्लानिंग शुरू की हुई थी ना, और मैं उसके ऊपर वो भी कर रहा हूँ अपना, वो भी किया हुआ, मैं उस पर वर्किंग भी कर रहा था। 1000 MCQs जमा कर रहा था सारे पास पेपर से। तो वो 1000 MCQs जो है ना, वो फिर मैं आखिर में कराऊंगा आखिरी महीने में एक। अभी देख लेना, हमारी जब क्लास शुरू हुई थी कितने बच्चे बैठे हुए थे, 200+ बच्चे थे ना कुछ। अभी कितने बच्चे बैठे हुए, 150 के करीब बच्चे। अभी ये 50 बच्चे हमारे गायब हो गए। अब ये जो जब हम लोग ये 1000 MCQ सॉल्व कर रहे होंगे ना, जब हम ये 1000 MCQ सॉल्व करेंगे, और ये मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैंने जुलाई में कराने हैं, इसीलिए कोर्स को मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे लेके चलूंगा। तो आप देखना वो जो बच्चे बैठे हुए होंगे ना, बोंगियां मार रहे होंगे, पता ही कुछ नहीं होगा। अभी जब तुम्हारे बेस कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे तो कैसे मुमकिन है कि फिर आपके जो है ना वो अपना आगे की कहानी समझ में आए। ठीक है, हाँ पेपरों के बाद होगा, ऑब्वियस सी बात है, जुलाई के बाद बेटा, सवाल ही वजह नहीं हो तो। ठीक है, चलो अब देखो जल्दी से यहाँ पे। अब हमारे पास ना इसी चीज को हमारे पास ना किताब वाले किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये मेरा बेटा सपोज कर लो हमारे पास कोई भी एक पॉइंट मास है। ठीक है, पॉइंट मास वो होता है जिसका मास नेग्लिजिबल सा होता है, कोई इतना खास नहीं होता। ठीक है, ये मैंने इसका बता दिया पोजीशन वेक्टर, और मैं अभी पूरी कहानी बता चुका हूँ पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर से मुराद है कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका काम है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का क्या बताना, एक एड्रेस बताना या पोजीशन बताना या लोकेशन बताना, व्हाटसोएवर। ठीक है, आपने जो दिल करता है उसको आप कह सकते हो। अच्छा मैंने क्या करा भाई साहब, मैंने इसके ऊपर लगाई एक अदद फोर्स। ये मान लो मैंने इस पे लगा दी एक अदद फोर्स। किताब वाले ना आपके टॉर्क को ऐसे डिफाइन करेंगे, तो मैंने बोला वो भी बता दूं ताकि जब किताब पढ़ो तो समझ में आ जाए। ये इन्होंने लगाई फोर्स। अब मेरा बच्चा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक अदद ऐसी लाइन, एक अदद लाइन बनाई मैंने ये, और यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जो फोर्स है ये फोर्स कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल थीटा। अगर मेरा बेटा मैं इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दूं, तो एक कंपोनेंट मेरा बच्चा यहाँ पे आएगा, एक कंपोनेंट मेरा बच्चा यहाँ पे आएगा। ये मैंने बना दिए दो अदद कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, ये बना दिया मैंने दो अदद कंपोनेंट्स। ये वाला जो कंपोनेंट है, दिस इज बेसिकली एफ कॉस थीटा एंड दिस इज बेसिकली एफ साइन थीटा। एक मेरे पास हो गया एफ कॉस थीटा, एक मेरे पास हो गया एफ साइन थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा ये भाई साहब कौन है, दिस इज द पॉइंट मास। ये हमारे पास है पॉइंट मास, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया। ठीक है, किताब देखोगे एज इट इज ये है बनी हुई। अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट मास, तो आप बोलोगे सर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। बोलोगे नहीं सर तीन नजर आ रही है हमें तो। नहीं मेरा बच्चा, एफ को तो आपने तोड़ दिया ना, एफ को तो तोड़ दिया ना, तो अब एफ थोड़ी बची यहाँ पे। भाई एफ तो टूट गई, तो अब मैं बोलूंगा कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है, दो फोर्सेज है। एक मेरा बेटा हमारे पास एफ कर रही है एफ कॉस थीटा, एक मेरा बेटा हमारे पास एफ कर रही है एफ साइन थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे अच्छे तरीके से बताइए कि अगर मैं आपसे एफ कॉस थीटा का पूछता हूँ, क्या एफ कॉस थीटा इस पॉइंट मास को, अच्छा ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये बेसिकली ये बता रहा है कि जब ये पहले ओरिजिन पे था ना, तो ये ओरिजिन से यहां तक जो आया है ना, ये इस येलो वाले रास्ते पे आया है। ये येलो वाला रास्ता बेसिकली क्या बता रहा है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है ना, ये बेसिकली पहले कहां था, ये पहले आपका था ओरिजिन पे, और ओरिजिन से ये इस पॉइंट तक, जो भी ये पॉइंट है रेड कलर से शो किया हुआ यहाँ पे, इस पॉइंट तक इस येलो वाले ट्रैक पे होता हुआ आया है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एफ कॉस थीटा इस पॉइंट मास को इसी डायरेक्शन में लीनियरली आगे मूव करेगा, हाँ या ना? ये जो एफ कॉस थीटा है ये इसको रोटेट नहीं करेगा, ये इसको इसी डायरेक्शन में लीनियरली आगे मूव करेगा। बोलो हाँ या ना? एफ कॉस थीटा विल नॉट रोटेट दिस पॉइंट मास, इट विल जस्ट लीनियरली मूव द पॉइंट मास इन द सेम डायरेक्शन जिसके अंदर ये पॉइंट मास पहले मूव कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब देखना जरा एफ साइन थीटा को। मुझे नजर आ रहा है कि एफ साइन थीटा विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस पॉइंट मास। एफ साइन थीटा विल चेंज द डायरेक्शन, पहले वो उस येलो वाली लाइन पे चलता हुआ आया था, पहले पहले ये येलो वाली लाइन पे चलता हुआ आया था, लेकिन अब जब ये एक करेगा तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, ये इसको येलो वाली लाइन से डेविएट कर देगा। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरा बच्चा ऐसा ही है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें ये समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि एफ कॉस थीटा की वजह से आने वाला टॉर्क क्या होगा, जीरो, और एक्चुअल टॉर्क प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा, एफ साइन थीटा। क्योंकि अभी मैंने क्या पढ़ा था,
टॉर्क से क्या मुराद है? वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो कौन प्रोड्यूस कर सकता है? एफ साइन थीटा के एफ कॉस थीटा? क्या आएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, विल प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या है? डेविएशन लेकर आना, अपने रास्ते से हटाना। तो ये हमारे पास एक और माजी में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, कि आपके पास कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एफ साइन थीटा प्रोड्यूस कर रहा है इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट। आपने मैट्रिक क्लास के अंदर टॉर्क का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी से मैं आज वाला फॉर्मूला फिर रिलेट कर। आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, शायद तुम्हें याद आ रहा हो ऐसा कोई फॉर्मूला, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, इसी से इसको रिलेट करूंगा जो भी मैंने ऊपर बताया है। सर ये मोमेंट आर्म क्या होता है? पढ़ा तो था हमने लेकिन हम भूल गए, चलो बता रहा हूं आपको। ये सपोज कर लो मेरे पास एक कोई बीम है, और ये बीम जो है ना इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर सकती है। दिस बीम हैज द टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट दिस पिवट पॉइंट, रोटेट कर सकती है ये बीम आपको। अब क्या करा आपने जो है ना यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। मान लो आपने ऐसे फोर्स लगाया ताकि ये क्या हो, ताकि ये घूमे। आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर आपने क्या करा, आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो चीज है ना मेरा बेटा, ये जो चीज, ये हमारे पास कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है बेटे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से मुराद होती है वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है? वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करे। ऐसी कोई भी लाइन जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करे वो कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जरा समझना मोमेंट आर्म क्या होता है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को हम लोग पिवट भी कहते हैं और इसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन से मुराद होती है वो पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी घूम रही होती है। जैसे हमारे पास जो हमारे घरों में पंखा लगा हुआ होता है ना, उस पंखे का जो सेंट्रल पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली द पिवट पॉइंट या पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कहलाता है मोमेंट आर्म रिप्रेजेंटेड बाय डी। यानी कि डी को कैसे डिफाइन करोगे? डी क्या है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना जरूरी है। पॉइंट ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म कहलाता है। ठीक है मेरा बच्चा, यहां तक की सारी कहानी मैं उम्मीद करता हूं सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? टॉर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ से क्या मुराद है? वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करे। मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह से अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टॉर्क का एक फॉर्मूला, टॉ इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ एफ। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्या बन जाएगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सर ये कैसे आपने ओपन किया है? ये मैंने अभी आपको ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट की एक इक्वेशन पढ़ाई थी, यहाँ की देखना जरा, ये देख रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट की इक्वेशन देखो, ए क्रॉस बी बराबर है किसके? ए बी साइन थीटा यू कैप। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे टॉर्क को ओपन किया है, टॉर्क बराबर आ रहा है किसके? आर एफ साइन थीटा के। अब तो आपको ये भी पता चल चुका है कि आर एफ साइन थीटा बेसिकली क्या है? आर एफ साइन थीटा से मुराद है फोर्स का वो कंपोनेंट जो रोटेशन पैदा कर रहा है। फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या कर रहा है? जो रोटेशन पैदा कर रहा है या जो रोटेशन लेकर आ रहा है। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टॉर्क क्या था, किताब वाले ने कैसे बताया था, मैंने वो भी बता दिया। यहां तक सबको अमन है? बेटे एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो उस पॉइंट मास को ना आगे लेके जाएगा। हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ठीक है, बीम कोई भी ऐसी चीज होती है जो सेंटर से पिवट हुई होती है, तो उसमें जहां फोर्स लग रही है पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर वो जो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, वहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है क्या था? मोमेंट आर्म। पिवट यार वो पॉइंट होता है जिसके इर्द बॉडी घूमती है। ये रिलेट तो किया मेरा बेटा। ये जो है ना टॉर्क, ये एफ डी, यही बराबर है किसके? आर एफ साइन थीटा के। बस इसमें फर्क क्या था? इसके अंदर फर्क ये था कि इसके अंदर जो सारी फोर्स थी ना, ये सारी ही फोर्स रोटेशन पैदा कर रही है। इसमें सारी फोर्स क्या कर रही है? रोटेशन पैदा। और इस वाले फॉर्मूले में
एक कंपोनेंट फोर्स का रोटेशन पैदा कर रहा है, यानी कि दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। कौन समझ आ रहे हैं? जो पहला वाला फोर्स है ना एफ डी वाला, इसमें सारी फोर्स रोटेशन लेकर आ रही है, और इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सारी फोर्स तो एफ है, लेकिन एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा है। एफ कॉस थीटा रोटेशन नहीं ला रहा, लेकिन एफ साइन थीटा क्या कर रहा है, रोटेशन लेकर आ रहा है। इसलिए कि मेरा बेटा वो उसको उसी डायरेक्शन में आगे लेके जा रहा था जिसके अंदर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, इसलिए। ठीक है, चलो अब जरा आगे देखो, एक और चीज, इसकी यूनिट के ऊपर भी कुछ बात कर ले, क्योंकि इसकी यूनिट के उससे भी एक दो सवाल आए हुए हैं माजी में। देखो मेरा बेटा, टॉर्क की जो हमारे पास यूनिट होती है ना, आर एफ साइन थीटा से निकालो या एफ डी से निकालो, एक ही यूनिट आएगी, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो टॉर्क की यूनिट होती है मेरा बच्चा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर ही यूनिट और किस चीज की होती है, न्यूटन मीटर। सेम यही यूनिट मेरा बेटा याद रखना, सेम यही यूनिट हमारे पास होती है वर्क डन की, अगर तुम्हें याद है। सेम ये यूनिट, सेम ये यूनिट किसकी होती है, वर्क डन की। ये तो मतलब एनईडी के अंदर आया हुआ ये इतनी दफा का क्वेश्चन है कि एग्जामिनर को लगता है इससे मोहब्बत है, कि सेम यही यूनिट मेरा बेटा किसकी होती है, उसकी होती है। ठीक है, वर्क डन की भी सेम यूनिट होती है। अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूटन मीटर जो है ना, हाँ एनईडी का अगर पेपर दोगे तो एनईडी के अंदर डायमेंशन भी आती है, डायमेंशन भी सेम होती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, अब जरा इसका एक अदद न्यूमेरिकल भी करना सीख लो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है कभी कभार। मिसाल के तौर पे आपको कह रहे हैं कि यार आर वेक्टर जो है ना, दैट इज 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है मेरा बच्चा, जरा समझने यहाँ पे फोर्स जो है ना, दैट इज 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप। लेट्स से ये हमारे पास एक आर और एक एफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है मेरा बच्चा, अब सीन क्या है, मुझे बोला जा रहा है, अब मेरा बेटा यहाँ पे जरा गौर से समझना बात को, और फिर आपने जो आज की क्लास में एक थ्योरी पढ़ी है ना, उसी को मैं इससे रिलेट करूंगा, और कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए, ये मुझे मालूम करना है। अब देखो मेरा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका, बेटे डायमेंशंस ई कैट वालों को कराई जाएंगी, एम कैट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है डायमेंशन का, एम कैट वालों को क्यों करेंगे। उड़ा दिया बेटे, पीएमसी वालों ने उड़ा दिया उसको। ठीक है, पाकिस्तान वो है ना। ठीक है मेरे बेटे, उनका दिमाग खराब थोड़ी है, जो मेडिकल का सिलेबस है उसी में से आएगा, बाहर से क्यों आएगा। ठीक है, इस तरह आ गई तो बीएससी की फिजिक्स भी आ गई, तो वो भी पढ़ा दूं आपको फिर। ठीक है, एमएससी का कोई टॉपिक है वो भी पढ़ लें फिर, अगर आ गया तो। ऐसे थोड़ी आएगा भाई कोई भी चीज। ठीक है, जो सिलेबस है ना उसी में से आए। बिल्कुल मेडिकल वाले एनईडी के टेस्ट दे सकते हैं, तभी तो बता रहा था अभी ये दरमियान में मैं चीज, बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं बेटे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो बावला बावला थोड़ी खेल रहे हैं आपके साथ। बेटे ऑलरेडी उन्होंने जो सिलेबस में डाला हुआ है वो कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बेवकूफों वाले काम नहीं करो। चलो अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसका टॉर्क निकालना सीखना है, कि बेसिकली टॉर्क हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, बता दो देखो, अब हमारे पास ना, मैं यहाँ पे इसको निकालने का एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। आप लोगों ने पहले जो है ना वो 3/3 की एक डिटरमिनेंट निकालना सीखी होगी, वो जो आप इस तरह से कुछ करते होगे, यूं करके कुछ एक आई, कुछ जे, कुछ यूं के, इस तरह के लंबे चौड़े मंजन करते होगे ना। हम उससे हट के एक तरीका सीखेंगे, आसान सा छोटा सा तरीका है। इसके अंदर आपको जो है ना ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कि कौन सा जो साइन है ना वो किसके साथ आ रहा है। जैसे पुराने तरीके में तो आपको याद रखना पड़ता था ना कि जे के साथ माइनस आता है, आई के साथ प्लस आता है, के साथ प्लस आता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा समझो जरा, आर क्या है मेरे पास यहाँ पे मेरा बेटा, आर है 4, जे के पीछे क्या है 2, के पीछे क्या है 6। ठीक है, आर क्रॉस एफ में पहला वेक्टर कौन सा है, आर है। आर के कोफिशिएंट्स देखो क्या है, 4 2 6। आर के कोफिशिएंट्स को 2 बार लिख दो, 4 2 6, फिर से लिख दिया मैंने 4 2 6। ठीक है मेरा बच्चा, अब आओ एफ के कोफिशिएंट्स, एफ के कोफिशिएंट पढ़ो जरा, 3 -7 8। आई रिपीट, 3 -7 और 8 लिख दो भाई, 3 -7 8, एक बार फिर से 3 -7 और 8
बस ये काम आपने करना था, 3 - 7 8, 3 - 7 और 8, ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब अगर आपको याद होगा जो हमारे पास 2/2 की डिटर्मिनेंट निकलती है, 2/2 की डिटर्मिनेंट हमारे पास किस तरह से आती है अगर आपको याद है, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, और सेंटर में हमेशा क्या आता है, माइनस साइन। ये हमारे पास किसका आता है मेरा बच्चा, फॉर्मूला, ठीक है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि 2/2 की डिटर्मिनेंट कैसे निकालनी है। हम इससे ये पूरा सवाल अपना सुकून से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जरा यहां देखो, सबसे पहले आपने क्या किया मेरा बच्चा, सबसे पहले आपने पहला और आखिरी कॉलम डिस्कार्ड कर दिया, ये आपके किसी काम का नहीं। यहां लिख भी देता हूं मैं, फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम दे आर डिस्कार्डेड। पहला और आखिरी कॉलम आपने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या करना है, 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालनी है। देखो 2 8 जा 16, 7 6 जा 42, और माइनस इसके साथ ही है, 7 6 जा क्या हो गया भाई साहब 42। पॉइंट समझ आ गया, माइनस साइन। और यहाँ पे दरमियान में माइनस साइन कौन सा आ रहा है, ये वो फॉर्मूले वाला आ रहा है जो 2/2 के डिटर्मिनेंट में आता था। अभी भी मसला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6 3 जा 18, 4 8 जा 32, और दरमियान में माइनस साइन कौन सा आया, ये फॉर्मूले वाला। दरमियान में माइनस साइन कौन सा है मेरा बच्चा, फॉर्मूले वाला आ गया, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा, इसी तरह से ये इधर 4 7 जा 28, माइनस का 28 आ गया, ठीक है, माइनस साइन लगा हुआ था वहां पे इसलिए। 3 2 जा 6, दरमियान में माइनस साइन कौन सा आया, फॉर्मूले वाला। क्लियर हो गया, बस ये काम था। अब सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस 16 प्लस 42। अच्छा, 18 माइनस 32, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का। 32 में से आपने 18 निकाला, क्या बच जाएगा यहाँ पे, 14 बच जाएगा। माइनस 28 माइनस 6, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस का 34। 16 प्लस 42 कितना बना, ये बन गया आपके पास 58, माइनस 14 माइनस का 30। यानी कि अगर आपने इसका इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आंसर लिखना है तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 58i माइनस का 14j कैप माइनस का 34k कैप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से देख रहे हो और जल्दी से मुझे एक सवाल सॉल्व करके बताओ। सबसे पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स को 2 बार लिखा, यानी कि r के कोफिशिएंट 2 बार, फिर f के कोफिशिएंट्स 2 बार, पहला और आखिरी कॉलम डिस्कार्ड कर दिया, देन 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालते हम लोग चले गए, ठीक है। जल्दी से अब सवाल लो और मुझे बताओ, इस सवाल का मुझे करके देखो। r इक्वल्स 3i माइनस 7j प्लस के के पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। f इक्वल्स 2i माइनस 2j प्लस के। जल्दी से मुझे इसका टॉट निकाल के बताओ। चूंकि मेरा बेटा मुझे आंसर पता नहीं है, इसलिए मैं अभी भी आंसर कंफर्म नहीं कर सकता, आपके सामने निकाल लेता हूं ताकि अगर किसी का अभी भी कंफ्यूजन है वो दूर भी हो जाए और हमें आंसर भी पता चल जाएगा। देखो आर के कोफिशिएंट्स 3 -7 1, 3 -7 और 1, ठीक है। फोर्स के कोफिशिएंट्स 2 -2 1, 2 -2 1, बेहतरीन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहला, ये आ गया आखिरी, और चलो भाई तुम तो साइड पे हो जाओ क्योंकि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, दे आर डिस्कार्डेड, डन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, सिंपल, क्या टेंशन है। 7 1 जा 7, बस माइनस का 7 आएगा, इसका ख्याल करना। 2 1 जा 2, माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस है 2 के साथ लगा, और ये माइनस आ गया फॉर्मूले का जनाब में। अच्छा 2 1 जा हुआ 2, 3 1 जा हुआ 3, माइनस साइन फॉर्मूले के आ गया जनाब। 3 2 जा हो गया 6, माइनस साइन फॉर्मूले का, माइनस आया। 7 2 जा क्या हो गया 14 और माइनस साइन, ठीक है जनाब वाला। -7 माइनस माइनस प्लस 2, एक्सीलेंट। 2 -3 -1, -6 माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, +14, वेरी गुड। -7 + 2 कितना हुआ, -5 और -1, 14 - 6 कितना हुआ, 14 - 6 कितना हुआ, 8। तो जितने लोगों का ये आंसर आ रहा था ना मेरा बच्चा, यू आर वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। तो क्या बनाइए, -5i कैप -j कैप +8 k कैप। तो जितने लोगों का ये आंसर आ रहा था वो परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक आंसर है।
कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का ये नहीं आंसर आ रहा था, आपने अपनी गलती देख ली थी। जितने लोगों का ये आंसर नहीं आ रहा था, गलती चेक कर ली थी अपनी। समझ गए ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बचे 8 ऐसे आया, ये माइनस माइनस का हुआ प्लस, ये प्लस का 14 आया। जब माइनस प्लस का करोगे यहाँ पे, तो माइनस प्लस का क्या होता है मेरा बच्चा? माइनस प्लस का क्या होगा? माइनस होगा, और साइन तो बड़े नंबर का आएगा ना। तो 14 में से जब आप 6 निकालोगे, तो मेरा बेटा क्या बचेगा? 8 बचेगा वहां पे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, के शे नहीं लिखेंगे, के आई जे कुछ भी नहीं लिखेंगे। वर्ड समझ आ रहा है? अभी तो चैप्टर शुरू खत्म कहां से हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जरा एक दो चीज देख लो। अच्छा, ये हमने क्या सीखा? बेसिकली ये हमने सीखा मेरा बेटा कि हम लोग जो है ना, टॉर्क किस तरह से मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली टॉर्क निकालते हैं अपने उस टॉपिक के अंदर। अच्छा, अब अगर अगर समझ में आ गया है ना, तो यही सवाल जो मैंने अभी आपको करने के लिए दिया था ना मेरा बेटा, यही सवाल जो भी करने दिया था आपने, इसमें क्या किया था? आपने इसमें टॉर्क निकाला था ना, ऐसे आर क्रॉस एफ करके। मतलब जल्दी से मेरे लिए एक लास्ट काम करो, फिर आपको ऑफ करता हूँ। मुझे जल्दी से एफ क्रॉस आर निकाल के बताओ। हालांकि टॉर्क नहीं होता एफ क्रॉस आर, लेकिन स्टिल मैं चाहूंगा जरा एफ क्रॉस आर निकाल के बताओ। एफ क्रॉस आर के अंदर पहला वेक्टर एफ होगा, दूसरा आर होगा। तो पहले एफ के कोफिशिएंट्स आएंगे, फिर आर के कोफिशिएंट्स आएंगे। गुड। अब देखो मेरा बेटा, आप में से जितने लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा ना, वो आंसर आ रहा होगा 5i प्लस जे माइनस 8k कैप। बोलो हाँ या ना? जितने लोगों ने एफ क्रॉस आर निकाला होगा, उसका आंसर ये आ रहा होगा। ऐसा ही है। अब जरा समझना यहाँ पे मसला 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 समझो जरा। अब आ जाओ वापस, ये देखो। हम लोगों ने जब अभी पढ़ा था ना, ये मान लीजिए हमारे पास था ए वेक्टर, ये मान लीजिए हमारे पास था बी वेक्टर, ये लेट से मेरा बेटा क्या था? ए वेक्टर। ये लेट से मेरा बेटा क्या था? बी वेक्टर। तो जो अपने पास ए क्रॉस बी था ना मेरा बच्चा, ये जो अभी अभी आपने ए क्रॉस बी किया था, वंस अगेन जितने लोगों ने राइट हैंड रूल सीख लिया था, वो फिर देख लो। जिन्होंने नहीं सीखा था, फिर एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक और बार एक चीज को बताना है। देखो, ए क्रॉस बी अगर आप करते हो, आपने अपना सीधा हाथ रखना है ए वेक्टर पे, ए क्रॉस बी, कि फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, रोटेट करो बी वेक्टर की। जब करोगे तो आपका जो थंब है ना, वो कहाँ आ रहा होगा? आउटवर्ड आ रहा होगा। जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे मेरा बच्चा, तो ए क्रॉस बी कहाँ आ रहा होगा आपका? आउटवर्ड आ रहा होगा। ऐसे ही है ना? सबका आ रहा है। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ रहा होगा? आउटवर्ड आ रहा है। अब जरा बी क्रॉस ए निकालना, बी क्रॉस ए कहाँ आ रहा है आपका? बता रहा हूँ मेरा बच्चा, बता रहा हूँ। बी क्रॉस ए कहाँ आ रहा है? बी क्रॉस ए कहाँ आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है सबका। भाई आपने सीधा हाथ रखा बी वेक्टर पे, ए की तरफ घुमा दिया, कहाँ आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है। अच्छी तरीके से देख के बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? बोलो 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 बोलो। हाँ, पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में, बिल्कुल पढ़ा है। याद आ रहा है? आपने इसको ऐसे पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इनका डायरेक्शन कैसा होता है? डायरेक्शन इज इंटायरली डिफरेंट। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि इनका डायरेक्शन में फड्डा है भाई, इनके डायरेक्शन में फर्क है, इनके डायरेक्शन में डिफरेंस है। एक आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, एक इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। दिस इज द रीजन कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। ये सही फॉर्मूला है। टॉर्क का जो गलत फॉर्मूला है वो क्या है? एफ क्रॉस आर। अब अगर कोई लकीर का फकीर बोलता है सर एफ क्रॉस आर और आर क्रॉस एफ में क्या ही फर्क है, आगे पीछे तो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब पॉइंट समझ में आना चाहिए कि फर्क क्या है। आर क्रॉस एफ और एफ क्रॉस आर के डायरेक्शन में फर्क है। आर क्रॉस एफ अगर आउटवर्ड है तो एफ क्रॉस आर इनवर्ड है। आर क्रॉस एफ अगर इनवर्ड है तो एफ क्रॉस आर का है आउटवर्ड है। इनका डायरेक्शन आपस में ओपोजिट है या एंटी पैरेलल है। और थोड़ी देर पहले हमने यही चीज मैथमेटिकली देखी है कि जो आर क्रॉस एफ का आंसर आता है, अगर आप एफ क्रॉस आर करोगे तो वो आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो जब भी आपका टॉर्क निकालने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है माजी में, हमेशा याद रखना आपका एग्जामिनर एफ क्रॉस आर का आंसर भी ऑप्शन में देगा, सिर्फ आपको चेक करने के लिए कि आप कहीं बोंगी तो नहीं मारते उसके अंदर जाके। पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हो गया? याद रखना ये चीज कि आपके पास आर क्रॉस एफ जो है ना, वो आपका आंसर होगा, जबकि
एफ क्रॉस आर आपका आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने निकाल के भी दिखा दिया कि एफ क्रॉस आर में हो क्या रहा है। ठीक है, ये चैप्टर अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है,